बोले थे गलती हो गई, मोदी जी चोर नहीं है, नहीं है, मैं नहीं है, 3 बार बोल दिया। क्योंकि चौकीदार, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। क्यों दे दिया? मोदी तो डिक्टेटर है ना। गुजरात सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया जो हिंदुओं के पक्ष में आया। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई कि ईडी और सीबीआई को बोल दीजिए कि विपक्षी नेताओं के यहां रेड ना डाले। सच में नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह है। राजीव गांधी को लगा कि यदि हम 62 साल की बुजुर्ग महिला को न्याय दे देंगे तो हमारा वोट बैंक में छेद हो जाएगा। आपको किसी मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं तो आप उसकी सरकार गिरा दे रहे हो। इंदिरा गांधी ने अकेले 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। संविधान के साथ उनको खेलने में बहुत मजा आता था। 6 राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ता है। चाचा को केरल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अच्छी नहीं लगी। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, पर कभी भी आप महंगाई बेरोजगारी के लिए इकट्ठा नहीं हुए। एक एक करके खोलेंगे पर्दा और उड़ाएंगे गर्दा, बस आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार आरजे स्वागत करता हूं आपका द ओनली पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल में। कांग्रेस और विपक्ष बोल रहा है बारंबार कि देश में चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप की सरकार। मोदी और बीजेपी से लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे और देश में विकास की गंगा बहाएंगे। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करती है तो देखते हैं कि कांग्रेस 60 साल के अपने शासनकाल में कितना लोकतंत्र और संविधान को बचा के रखा। बात करेंगे 1947 से, जब देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, महात्मा गांधी के आशीर्वाद से और अलोकतांत्रिक तरीके से। 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव होता है। इस समय तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्यों में एक तरफा जीत दर्ज की और केंद्र में भी एक तरफा जीत दर्ज की। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू पहली बार जनता द्वारा चुन के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1957 में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ। कांग्रेस फिर से जीत गई, लेकिन इस बार केरल में उसको कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। केरल पहला राज्य है जहां कांग्रेस भारत के किसी राज्य में पहली बार चुनाव हारी थी। ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में सरकार बन जाती है। चाचा को केरल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अच्छी नहीं लगी और 2 साल के भीतर केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति शासन लगाकर। 1967 में देश में चौथा आम चुनाव होता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से जीत जाती है, लेकिन 6 राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ता है। बिहार, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब में। इंदिरा गांधी को जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार इन 6 राज्यों में अच्छी नहीं लगी और 2 साल के भीतर 6 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, गिरा दिया गया राष्ट्रपति शासन के नाम पर। 1972 में 5वां आम चुनाव होने वाला था। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं जी, 1971 में आम चुनाव कराओ। लोगों ने कहा कि संविधान बोलता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि आज से जो मैं बोलूंगी वही संविधान बोलेगा। तो अगला लोकसभा का चुनाव 1971 में होगा। 1952, 1957, 1962, 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। देश का पैसा बचता था, लोगों का पैसा बचता था और समय भी बचता था। लेकिन कांग्रेस ने जब लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार करते हुए राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना शुरू कर दिया, लोकसभा का चुनाव समय से पहले करवा दिया और बैलेट पेपर को सुरक्षा न दे पाने के कारण कई जगह चोरी हो जाते थे और इस बीच कई राज्यों का निर्माण भी हो गया नए। इन सब कारणों की वजह से 1967 के बाद राज्यों की विधानसभा का चुनाव अलग होने लगा और लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा। अब आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 1980 में फिर से आम चुनाव होता है और इंदिरा गांधी चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। जनता पार्टी से बदला लेने के लिए इन्होंने फिर से लोकतंत्र संविधान को दरकिनार करते हुए 17 फरवरी 1980 को 9 राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी उसको बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इंदिरा गांधी संविधान को अपना पर्सनल डायरी समझती थी, जब मन पड़ता था वही लिख देती थी। साथ ही संविधान के साथ उनको खेलने में बहुत मजा आता था और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा खेला। अप्रैल 2024 तक 132 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है। इंदिरा गांधी ने अकेले 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, नेहरू ने 7 बार लगाया। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन नेहरू ने पंजाब में 1951 में लगाया था और वजह बहुत अजीब थी कि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर फूट पड़ गई थी, तो नेहरू ने कहा राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप राज्यों की सरकारों को इसलिए गिरा देते हो क्योंकि वहां पे आपके पार्टी की सरकार नहीं है, आपको किसी मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं तो आप उसकी सरकार गिरा दे रहे हो।
आप अपनी मौज मस्ती के लिए किसी भी राज्य की सरकार गिरा दोगे। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, पर लोकतांत्रिक तरीके से, और संविधान में जो प्रावधान है कि कोई राज्य की सरकार यदि संविधान के अनुसार काम नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। पर आपको तो मौज मस्ती के लिए लगाना है। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी से कहा कि आपने गलत तरीके से चुनाव जीता है, इसलिए आपको 6 साल की जेल की सजा होती है और आपके पास 15 दिन का समय है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, और हां, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा मैं इस्तीफा दूंगी, मैं, और अपने पीए से बोला निकालो मेरा बैग, और फिर अपनी पर्सनल डायरी निकाली, मतलब संविधान, और खोला उसको और बोला जी आज किस खिलौने से हमको खेलना है। 356 से तो बहुत खेल लिए, आज 352 से खेलेंगे। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी संविधान के आर्टिकल 352 के तहत। This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और 1 लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। कभी कभी उनका मन पड़ता था ना तो कोहनी से खुदा मारती थी विपक्षी नेताओं को। इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा के संविधान के साथ फिर खूब खेला और बता दिया कि लोकतंत्र में कैसे कालिक पोती जाती है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया और बोला 179 रुपया साहबानों को हर महीने भरण पोषण के लिए उसके पति द्वारा दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इसके लिए आप कानून बना दो। तभी भारत में जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, और भारत में विरोध प्रदर्शन करने लगे। हुआ क्या, राजीव गांधी को लगा कि यदि हम 62 साल की बुजुर्ग महिला को न्याय दे देंगे तो हमारा वोट बैंक में छेद हो जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को पलट दिया। मतलब समझ रहे हो आप, कपिल शर्मा लोगों का मजाक बनाता है और राजीव गांधी ने जो संविधान की रक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट, उसी का मजाक बना दिया। जिस प्रकार कांग्रेस राज्यों की सरकारों को मनमाने तरीके से गिरा देती थी, मुख्यमंत्री पसंद न आए तब भी राज्यों की सरकारों को गिरा देती थी, वही कांग्रेस 1993 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी को, 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन और 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का मतलब है हमारी बात मानो नहीं तो हटा दिए जाओगे। कांग्रेस और पूरा विपक्ष क्या भारत की जनता को डराना चाहती है या सच में नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह है? एक एक करके खोलेंगे पर्दा और उड़ाएंगे गर्दा, बस आप देखते रहिए। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह होते तो स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। प्रकाश राज हिंदू धर्म के खात्मे का समर्थन करता और आरजेडी का नेता चंद्रशेखर रामचरितमानस को जहर फैलाने वाला ग्रंथ बोल सकता। राहुल गांधी के अक्सर हिंदू धर्म पर बोल बिगड़ ही जाते हैं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, उनका लड़का प्रियांक खड़गे हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा पाता। बाबू, ये जो इतना हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह होते ना तो अब तक ये बोल ना रहे होते, जमीन के नीचे सो रहे होते या राख में तब्दील हो जाते। जितना सुनते हो उतना अपना दिमाग लगा दो ना तो गलत फहमी से बच जाओगे। नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया, 3 तलाक पर कानून बनाया, CAA कानून लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सही है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। अडानी और हिडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई कि ईडी और सीबीआई को बोल दीजिए कि विपक्षी नेताओं के यहां रेड ना डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई करेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया जो हिंदुओं के पक्ष में आया। बस यही गड़बड़ हो गया जी। अब कुछ तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर और विपक्षी नेता बोलने लगे अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है। मतलब इस देश में अब तानाशाही और डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। अब संविधान और लोकतंत्र को कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आपने देख लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के और फैसले देखिए और फिर अपना दिमाग चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और बोला साफ शब्दों में
जिन जिन पार्टियों ने जिससे भी चंदा लिया है उसको पब्लिक करो, और मोदी को करना पड़ा। 2023 में ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह देखा गया कि एक निर्वाचन अधिकारी बैलेट पेपर के साथ गड़बड़ कर रहा है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। यह फैसला भी तो मोदी के खिलाफ ही है ना। 2023 में ही बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों की सजा को माफ कर दिया, उनको जेल से छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिल्किस बानो के जितने भी रेपिस्ट हैं उन सभी को फिर से जेल में डालो। ये जो अपराध था वो जघन्य था। गुजरात सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, और गुजरात में किसकी सरकार है बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी सभी मोदी चोर है बोले थे, एक जाति को इन्होंने नीचा दिखाया था, इसकी वजह से इन पे मानहानि का केस हुआ। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और इनको कोर्ट ने सजा भी सुना दी, इनकी सांसद सदस्यता भी छिन गई, इनका बंगला भी छिन गया, और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। क्यों दे दिया? मोदी तो डिक्टेटर है ना। आप नेता संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया, कुछ दिन ये जेल में भी रहे, और आखिरकार कोर्ट ने इनको भी जमानत दे दिया। मोदी तो डिक्टेटर है, क्यों दे दिया जमानत? आपने देखा ये सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया, जो इस बात का गवाह है कि देश की न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र है और देश में एक मजबूत लोकतंत्र कायम है। और यदि संविधान के साथ रत्ती भर छेड़छाड़ हुआ ना, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो दूसरे को भी असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं लगेगा। मोदी जी आपको तानाशाह बोलते हैं, आप ऐसे ही तानाशाही करोगे। 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने लाया, किसान सड़कों पर बैठ गए। मोदी जिनको हटा नहीं पाए, उल्टा किसानों के सामने झुकते हुए तीनों कृषि कानून वापस हो गए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, वो तो चौकीदार ही चोर है, क्योंकि चौकीदार ये सच्चाई। और सोचिए नरेंद्र मोदी को भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगे थे, बोले थे गलती हो गई, मोदी जी चोर नहीं है, नहीं है, मैं नहीं है, 3 बार बोल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह टीवी पे और हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मोदी की डिग्री फर्जी है, मोदी अनपढ़ है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, और मोदी इनका कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट का सहारा लिए। और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, बोला दोबारा इसी बातें मत करना। रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम और पता नहीं कितने पत्रकार और यूट्यूबर दिन भर मोदी की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार की कुछ फिल्मी हस्तियां, चाहे अनुराग कश्यप हो, प्रकाश राज हो, तापसी पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, ये भी तो मोदी की आलोचना करते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, सत्यपाल मलिक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये भी तो मोदी की नीतियों की आलोचना ही तो करते हैं। इनका तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। बाबू डिक्टेटरशिप तानाशाही आपको देखनी है ना वर्तमान में, तो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ बोल के दिखा दो। बाबू बोलने लायक नहीं रहोगे। देखा था इमरान खान को पीटते हुए ले गए थे देश के प्रधानमंत्री को, और ये पत्रकार, यूट्यूबर, नेता, फिल्मी हस्तियां भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना भी करती हैं, बुराई भी करती हैं, खुल्लम खुल्ला कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे मोदी डिक्टेटरशिप करेंगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आज भी लगता है कि बोल देंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में तानाशाही है, तो भारत की जनता इनको वोट कर देगी। अरे देश में सच बताने वाले लोग भी हैं। अब देश की जनता डर के वोट नहीं देने वाली आपको। आपका मुकाबला मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, और चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे पीएम जन धन योजना हो। मोदी बोलते हैं 2047 तक हम देश को विकसित बना देंगे, और आप अभी तक जाति जनगणना में उलझे हुए हो। मोदी मन की बात के द्वारा देश की जनता से सालों साल जुड़े रहते हैं, और आपको केवल चुनाव के समय देश की जनता याद आती है। 2008 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया, सबूत भी था, पर देश की सरकार खामोश, कहीं वोट बैंक पे छेद ना हो जाए। मोदी ने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, और 1 बार नहीं 2-2 बार किया। और आप क्या किए? सबूत मांग रहे हो सेना से, सबूत दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक का, और फिर आपको देश की जनता वोट दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राम मंदिर बना। आप राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां मोदी बैठे हुए हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आप मोदी के विरोध में
कब राम का और हिंदू का विरोध करने लगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को धरातल पर उतरना होगा और जनता के मुद्दे पहचानने होंगे और मोदी से लड़ने के लिए नीति और रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। अब संविधान और लोकतंत्र आपको वोट नहीं देगा। वैसे भी देश की जनता को आपको लगता है कि लोकतंत्र संविधान से मतलब है और उनको खाने से मतलब है, महंगाई से मतलब है, बेरोजगारी से मतलब है। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, पर कभी भी आप महंगाई बेरोजगारी के लिए इकट्ठा नहीं हुए। एक आंदोलन कर दो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लोकतंत्र, संविधान और तानाशाही का आरोप लगाने से बचो, जनता के रियल मुद्दे उठाओ, हो सकता है जनता आपको ऊपर उठा दे। ये रहा आपके सामने निष्कर्ष। आप अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।